पहला और दूसरा जो विषय है वो मेरे प्रोफेशन के साथ कहीं न कहीं मैच करता है। जब आप उन्हें समझाएँगे कि एक ही लोटा काफ़ी है आपको कहीं न कहीं हमारी जो इंसान की जो आदतें, पहले इंसान आदतें बनाता है और फिर आदतें इंसान। वो कहता था मैं जा तो कार में रहा हूँ, अखबार में वापस आऊँगा कि कार में आऊँगा, ये ऊपर वाले के हाथ में है। डेफिनेटली या आजकल कोई भारत में कोई अपनी प्रॉपर्टी इंश्योर्ड ही नहीं कराता। इतना विश्वास करके बैठे हैं हम इन इमारतों पे, जो क्या मालूम कर गिर जाए, धमाका कहीं और छत के नीचे हम उठती। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सॉर्टिंग सोल्स और मैं हूँ करुण कश्मीरी। आज की ज़िंदगी में सबके साथ एक जद्दोजहद लगी हुई है कि आदमी कर कुछ रहा है, सोच कुछ रहा है और अंत में हो कुछ रहा है। वो कई बार कहा जाता है कि मैं करता वो हूँ जो मैं चाहता हूँ, लेकिन होता वो है जो परमात्मा चाहता है। और परमात्मा का ये थॉट है कि तू कर वो जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। तो इसी जद्दोजहद में आज हम सब लोग फंसे हुए हैं और उसको निकालने के लिए हमें कहीं ना कहीं एक मेंटर की जरूरत पड़ती है। पुराने समय में कहा जाता था कि जिंदगी के हर पड़ाव में हम एक गुरु धारणा करते थे, जो गुरु हमें पथ दिखाता था, रास्ता दिखाता था, जिंदगी की परेशानियों का हल देता था। लेकिन आज का मॉडर्न जमाना है तो हम किसी को गुरु कहना पसंद नहीं करते, क्योंकि जब हम किसी को गुरु कह देते तो हमें लगता है कि ये मेरे से बड़ा कैसे हो गया। तो एक नया कॉन्सेप्ट चला है मेंटरशिप का। हम लोगों को अपना मेंटर बना लेते हैं और मेंटर के साथ सबसे बड़ा ये होता है कि जब आपको अच्छा लगे उसको मेंटर रख लो, जब दिल करे उस मेंटर को चेंज कर दो। तो इस कॉन्सेप्ट के साथ आज की दुनिया चल रही है और शायद परेशानियों का कारण भी यही है। वो कहा जाता है कि गुरु एक ही बार धारण होती है, बार-बार गुरु धारणा नहीं होती, लेकिन आज के ज़माने में मेंटरशिप चेंज होती रहती है। तो जिनसे आज हम आपकी मुलाकात करवाएँगे, डॉक्टर दीपक। वो मेंटरशिप्स का ही काम करते हैं और लोगों को इस मॉडर्न ज़माने में कहीं न कहीं पे गुरु शिष्य परंपरा से हटकर काम तो वो वही कर रहे हैं, उनकी उलझनें सुलझा रहे हैं, लेकिन वो मेंटरशिप जो मॉडल एक नाम है, उसके साथ काम कर रहे हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं क्या है उनका थॉट और किस तरह से वो मेंटरिंग करते हैं। दीपक जी, वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। मेंटरशिप का जो वर्ड है, जब आप किसी की सहायता करते हैं, जी। जब आप किसी को उसके पथ पर अग्रसर होने से रोकते नहीं है, जबकि सहायक बनते हैं। हुँ। मेंटरशिप का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ ग्रंथों में कब से चल रहा है? जी। एक ऐसा गुरु जो हर पथ पे आपके साथ हो। जी। किसी भी विषय में आप उससे बात कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक को लेकर अपने सवाल कर सकते हैं। ये हो गई मेंटरशिप। जी। पर ये तब विकसित हुई जब गुरुकुल चल रहे थे। जी। आजकल गुरुकुल की व्यवस्था खत्म हो चुकी है। सच। तो मेंटर अब क्या है? बिल्कुल एक निश्चित समय के लिए, एक निश्चित काम के लिए आपने एक सहायक हायर कर लिया, पर आपसे थोड़ा ऊपर के तल का, थोड़ा सा आपको एक्सपर्ट आपने हायर कर लिया। वो हो गया मेंटर आपका। जी। कि यार ये इस फील्ड के एक्सपर्ट है, तो ये मेरे इस फील्ड के मेंटर है। जैसे योगा इंस्ट्रक्टर जो है, हुँ। वो योगा मेंटर है। जी। उदाहरण के लिए जी। आप कुछ कैलीग्राफी करते हैं, तो वो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट बेशक ना हो, पर वो आपकी कैलीग्राफी का आपका मेंटर हो गया। जी। तो मेरा जो एक कर्म रहता है, मेरा जो एक एक्ट रहता है, वो ये रहता है, आप जहाँ लाइफ में अटके हुए हैं, हुँ। आपको जहाँ लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, वहाँ मैं आपकी सहायता करूँ और आपकी मेंटरशिप पे ध्यान दूँ। राइट। अब सर अगर हम इसी चीज़ को आगे बढ़ाएँ, आज की डेट में आदमी बहुत सारी चीज़ों से परेशान है और जैसे आपने कहा कि हर चीज़ की हर परेशानी के लिए हम एक नया मेंटर ढूँढते हैं। तो आपके हिसाब में आज की डेट में जो इंसान है, वो किस ऐसी इमरजेंसी सिचुएशंस में फँसा हुआ है या कौन से ऐसे हालात हैं, जिनसे लोग निकलने के लिए आपके पास आते हैं? नॉर्मली अगर देखा जाए तो 3 ही तरह की इमरजेंसी इंसान को आती है। पहले से भी ये आ रही थी, सदियों से ये 3 तरह की इमरजेंसी है। आप इसे थोड़ा गहराई में समझें। अगर इसको फिलॉसफिकल या फिलोथेरेपिक लेवल पे सोचूं, तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जी। 3 जो इमरजेंसी यहाँ यहाँ पे स्पेशली भारत में जो आप फील करते हैं, तो पहली इमरजेंसी है जो आपको आती है मेडिकल तौर पे। जी। मेडिकल को मैं जोड़ता हूँ ब्रह्मा से। जी। ब्रह्मा मतलब इस बॉडी में कहीं कोई दिक्कत आ गई, इस बॉडी में कहीं कोई सिकनेस आ गई, आपको ब्रेन ट्यूमर हो गया, आपको हार्ट की ब्लॉकेज आ गई, आपको पैरालिसिस हो गया, आपको किडनी की कोई दिक्कत आ गई, तो ये ब्रह्मा की दिक्कत है। पहली इमरजेंसी है मेडिकल इमरजेंसी। दूसरी आती है ब्रह्मा के बाद विष्णु। विष्णु मतलब क्या? विष्णु के पास जो पत्नी है उनका नाम है लक्ष्मी। ठीक? तो वो दिक्कत है फाइनेंस से जुड़ी हुई।
आपकी चलती चलती फैक्ट्री बंद हो चुकी है, आप कंपनी से निकाले जा चुके हैं, आपको इंस्टेंट बिजनेस में लॉस हो गया, आपको एकदम ऐसी दिक्कत आई, किसी ने आपको डीफेम कर दिया, जैसे पीछे एक बहुत बड़े ग्रुप को किसी एक अखबार ने डीफेम कर दिया, तो उसके शेयर मार्केट में काफी गिरावट आई, ठीक। तो ये दूसरा। अब तीसरी जो दिक्कत आती है वो आती है कोर्ट केस की। आप पे कोई कोर्ट केस हो गया, आप किसी लीगल मैटर में फंस गए, उसको जोड़ते हैं महेश से। ब्रह्मा विष्णु महेश। महेश माने क्या? शिव। अब ब्रह्मा की क्वालिटी क्या है? रचायता। इस बॉडी को रचा है, यथा पिंडे तथा ब्राह्मण्डे, जो पिंड में है वो ब्राह्मण, ठीक। तो ब्रह्मा। दूसरी दिक्कत है विष्णु, जो इस पूरी सृष्टि को चलाने वाले हैं। चलता कैसे है? माया से। पहले क्या था? पहले था बैटर सिस्टम। आप अगर एक जुलाहे हैं, मेरे पास आते हैं, मैं किसान हूँ, यार कपड़ा लेना है, कपड़ा ले ले, मुझे अनाज दे दे, मैं दे देता हूँ। ये उल्टा होता है, वाइस वर्सा होता है। मैं आपके पास जाता हूँ, आपको अनाज देता हूँ और आपसे कपड़ा ले लेता हूँ, ठीक। तो वो चलाने वाला सिस्टम था, बैटर सिस्टम चलता था। फिर वो बॉन्ड बने और अशरफियां बनी, सिक्के बने, मोहरे बनी, और फिर अब करेंसी बन गई, और करेंसी से कार्ड्स बन गए, और आज यूपीआई आ गई, ठीक। तो चलाने वाला विष्णु, उनकी पत्नी का कौन है? लक्ष्मी। अब तीसरी है विनाश करने वाली। अक्सर कहा यह जाता है कि जिनके यहाँ कोर्ट केस लगते हैं ना, उनके यहाँ चूल्हों में कुकरमत्ते उगाते हैं, मतलब घास उगाते हैं। इतना घर को छोड़ के भागना पड़ता है, केस हो गया उनके ऊपर, किसी मेडिकल इमरजेंसी के बाद जब वो लीगल इमरजेंसी में फंसते हैं ना, तो दोनों जगह सेम हालात नहीं होते। लीगल में वो स्वस्थ तो हैं, पैसा उनके पास है, पर फिर भी सुकून नहीं है। तो ये तीन दिक्कतें आती हैं। अब अगर एक लेवल और नीचे सोचते हैं, तो एस्ट्रोलॉजी में भी इसका जिक्र आता है। मैं तो अपने विषय की बात कर दूंगा, साइकोलॉजी की बात कर दूंगा, स्पिरिचुअलिटी की बात कर दूंगा। ज्योतिष भी इसको जोड़ती है। ज्योतिष में ये होता है कि जो आपको मेडिकल दिक्कतें आती हैं, वो आती हैं गुरु ग्रह से, जुपिटर से, और जो आपको आती है लीगल दिक्कतें, वो आती है सैचुरन से, शनि से। और सिम्टम क्या है? आप उदाहरण के लिए समझिए, कोई आपको धमकी देता है कि मैं तुझ पे केस कर दूंगा, मैं तुझे कोर्ट पे देख लूंगा। आप कोर्ट जो है वहां पे देखिए शनि ग्रह का कौन कौन से सिंबल है। मान लीजिए उसी कोर्ट में जो कानून की लेडी ऑफ जस्टिस है, पट्टी जो बनी हुई ब्लैक कलर की है, एडवोकेट कौन सा कलर पहन के बैठे हैं? ब्लैक। पेन कौन सा यूज हो रहा है? सैटरडे इज ओनली, वहां पे ऑफ है। और धमकी क्या होती है? तुझे कोर्ट में देख लूंगा और तुझे मैं बिहाइंड द बार्स, मैं तुझे लोहे की सलाखों के पीछे, मैं तुझे अंधेरी कोठरी में। तो शनि कर रहा है उसका। अब बीच की जो है भगवान विष्णु, वो विष्णु जो है वो शुक्र है, क्योंकि लक्ष्मी, हम बोलते नहीं कि जो दिया है उसका शुक्र कर। शुक्र प्लैनेट वीनस, आपकी सारी लग्जरी। तो ये एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसा ही एक तो लौट जाते हैं न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी में नंबर 3 जब बिगड़ेगा, नंबर 3 का जब इम्पैक्ट आएगा, तो आपकी बॉडी पे दिक्कतें आएंगी। और नंबर 6 का जब आ जाएगा, तो फाइनेंसेस की दिक्कतें आ जाएंगी। नंबर 8 का जब आ जाएगा, अब 8 को देखिए उदाहरण के लिए, 8 इस तरह बनाया जाता है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी तो हम क्या बोलते हैं इन्फिनिटी के लिए? चक्कर काटता रहे भाई, यार बहुत चक्कर लगे, यार कचहरी हो गई, कुछ नहीं बना, हम ऐसा बोलते हैं। तो वो नंबर 8 है। तो इसीलिए ये 3 ही इमरजेंसीज आती हैं भारतवर्ष में। और कोई है तो मुझे बताइए, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। सर आपने जो बात करी ना, पहला जो विषय है, पहला और दूसरा जो विषय है वो मेरे प्रोफेशन के साथ कहीं ना कहीं मैच करता है। हम लोग हमेशा ना लोगों को ये बात समझाते हैं कि आपकी जितनी भी संपत्ति आपने अर्जित कर रखी है, उसको ध्वस्त करने के लिए आप सिर्फ एक बीमारी से दूर हैं। एक भयानक बीमारी आपकी अगर फैमिली में आती है, तो आपने जितनी संपत्ति जोड़ रखी है ना, वो सारी स्वाहा हो सकती है। तो संपत्ति तो अर्जित कीजिए, लेकिन उसके साथ उसकी प्रिकॉशन के लिए मेडिकल इंश्योरेंस में आपको जाना बहुत जरूरी है। सर इसके ऊपर आप क्या? अब बात करते हैं ब्रह्मा के, जैसे आपने उदाहरण लिया कि ब्रह्मा क्या है। अब इसको मैं समझाता हूं एक लोटे से। उदाहरण के लिए, आपको बहुत प्यास लगी है, आपकी पत्नी प्यासी है, आपके बच्चे प्यासे, ठीक। आपने 2 दिन से पानी नहीं पिया है, आप एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। आपके पास बहुत धन रखा हुआ है, बहुत सोना रखा हुआ है। मैं एक लोटा दिखाता हूँ कि करुण जी ये एक लोटा है, अगर आप मुझे अपनी संपत्ति देंगे तो मैं आपको एक लोटा दूंगा। तो करुण जी मुझसे सवाल करते हैं कितनी संपत्ति चाहिए। मैं बोल रहा हूँ ऐसा करो, मुझे आधी दे दो, तो आप मुझे आधी संपत्ति दे देते, ठीक हो गया। अब वो लोटा आपके अंदर चला गया, आपने पानी पी लिया। अब वही लोटा आपके पेट के अंदर है और वो निकल नहीं रहा है, मैं आपको बांध के जाने ना दूं। अब आप फिर से पूछता हूँ कि आप कहें मुझे, यार मुझे लघु शंका जाना है, मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे पाउडर रूम यूज करना है, मुझे यूज करने दो। अब मैं बोलूँ ठीक है, तो फिर मुझे संपत्ति वो निकालने के लिए भी। यही रसायनों का काम है।
शरीर में रसायन है, बनते हैं निकलते हैं, बनते हैं निकलते हैं। जब आप उन्हें समझाएंगे कि एक ही लोटा काफी है आपको डुबोने के लिए, पहले आपको पानी चाहिए था, आपके परिवार को चाहिए था, तो आपने एक लोटे के लिए अपनी आधी संपत्ति मुझे दे दी। फिर आपको वही लोटा निकालना था, आपने आधी संपत्ति दे दी। तो मतलब अगर वो करने पे आता है तो बहुत कुछ करता है, लेने पे आता है तो चमड़ी भी उधेड़ लेता है। ठीक हो गया। अब मेडिकल की दिक्कतों को कैसे कैटर करना है, कैसे हैंडल करना है, ये समझिएगा। मेडिकल इंश्योरेंस, आपने जो बात कही बिल्कुल सही कही, हर एक इंसान को मेडिकल इंश्योरेंस लेना चाहिए, प्लीज। बट क्या बोला जाता है, प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर। क्योर से अच्छी है ना, तो उसके लिए योगा है, सैर सपाटा है, फूड अच्छा दो। जैसे ही आहार शुद्धि होगी वैसे ही विचार शुद्धि होगी और वैसे ही शारीरिक शुद्धि हो जाएगी। अच्छा सर, इन सब जो हमारी परेशानियां आती हैं, मेरा ये मानना है कहीं ना कहीं हमारी जो इंसान की जो आदतें हैं या जो हमारा दिनचर्या है, दिनचर्या भी एक तरह से एक आदत ही है। हमारी आदतों के ऊपर सारी चीजें ये निर्भर करती हैं। अगर मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पा रहा हूँ तो मैं योगा नहीं कर पा रहा हूँ, योगा नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं अपने आप को खुद ही बीमार कर रहा हूँ। बिल्कुल सही बात। ठीक है। इसी तरह से अगर मैं शाम को भोजन जो है वो टाइम से नहीं ले रहा हूँ, तो भोजन को पचने का टाइम नहीं मिलता, मैं जल्दी सो रहा हूँ, तो मैं फिर अपने आप को दुखी कर रहा हूँ। बिल्कुल सही। तो सर, ये जो सारी परेशानियों पे जिस पे हमने बात करी, आप क्या मानते हैं कि हमारी आदतों का कितना असर है उसके ऊपर? स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि पहले इंसान आदतें बनाता है और फिर आदतें इंसान को। ठीक है, आदतें, इस पे आते हैं आदतों पे। इससे पहले मैं चाहता हूँ हम ये खत्म करें जो पहले शुरू किया था, कि मेडिकल इमरजेंसी से बचने के लिए आपको शरीर का ध्यान रखना पड़ेगा। एक्सरसाइज करें, फूड सही मात्रा में लें। आपके ऊपर है, आप मांसाहारी हैं शाकाहारी हैं, वो एक अलग विषय है, ये आपके ऊपर है। दूसरी आती है मेडिकल के बाद, सेकंड हम जो आते हैं वर्किंग, हमारी जो इमरजेंसी होती है। मेडिकल हो गई, लीगल हो गई, तीसरी मैंने क्या बताई थी आपको, फाइनेंशियल, उसको हम बोलते हैं वर्किंग इमरजेंसी। मेडिकल के लिए आपने रेगुलर चेकअप कराया, हर एक बड़ी बड़ी लैब आपको पूरे के पूरे टेस्ट देती है, 72 टेस्ट अंडर द 2000 रुपीज, अंडर द 4000 रुपीज। आप वो करवाएं, जरूर करवाएं। आपको ज्ञात होगा ना, तभी तो आप एहसास करेंगे। अच्छा खाना लें, मेडिकल इंश्योरेंस तो मस्ट है, मेडिकल चेकअप और मेडिकल इंश्योरेंस। अब जैसे ही मेडिकल से ब्रह्मा से नीचे आते हैं तो विष्णु आता है। वर्किंग के लिए क्या करें? वर्किंग के लिए हर एक इंसान को थोड़ी पूंजी बचानी चाहिए। सिप का ट्रेंड है आजकल कि सिप लगाए, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट, वो करें। उसके साथ साथ आप थोड़ी पूंजी बचाएं। कितनी पूंजी बचानी है ये आपका निजी विषय नहीं है, ये सामाजिक विषय है। हर इंसान को अपनी कमाई की 20% बचानी ही चाहिए, 25% बचानी ही चाहिए। ठीक है, तो वर्किंग इमरजेंसी। और वर्किंग इमरजेंसी में एक और बात आती है कि समाज से अच्छे संबंध कायम करें। क्योंकि अगर मुझे पैसे की दिक्कत आ रही है, मैं प्रमोद को फोन करता हूँ कि प्रमोद भाई थोड़े पैसे चाहिए यार, बच्चे की फीस भरनी थी। आशीष भाई गाड़ी में तेल नहीं है यार, पैसे चाहिए। अगर मैंने उनसे वो राबता कायम किया होगा और मेरा रुतबा वो रहा होगा, मैन इज नॉन बाय द वर्ड्स, तो वो मेरी हेल्प करेंगे। ठीक हो गया। तो ये दूसरी वर्किंग इमरजेंसी होगी। कुछ पैसे सेव करो और वर्किंग इमरजेंसी आपकी हो गई। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, थोड़ी सी वर्किंग इमरजेंसी हो गई। तीसरी आती है लीगल। लीगल के लिए क्या? लीगल के लिए फिर से वही राबता कायम करो, राबता कायम करो। और लीगल के साथ साथ जो आपकी अपनी प्रिंसिपल्स हैं उन पे काम करो पहले। ठीक। अब जो पहला विषय है ना, वो बहुत गहरा है, हमने ऊपर से छोड़ दिया। मैं थंब रूल समझता हूँ। इंश्योरेंस 5 तरह की होती है। हमने पहले तो डिस्कस कर ही ली कि अब हम इंश्योरेंस की बात की है आपने, विषय भटक जाएगा, पर मैं फिर बताना चाहूंगा। पहली मेडिकल, दूसरी हो गई आपकी टर्म इंश्योरेंस, तीसरी हो गई टर्म मतलब प्योरली डेथ इंश्योरेंस। तो ये हो गई लाइफ, इसमें कुछ आपको बैक आता है नहीं आता है, वो आपकी लाइफ के ऊपर है। ये हो गई आपकी अचल चल संपत्ति की, इसको बोल देते हैं हम एसेट्स की। और ये कौन सी हो गई? एसेट्स में आपकी कार भी आ गई, एसेट्स में आपका हाउस भी आ गया। आजकल कोई भारत में कोई अपनी प्रॉपर्टी इंश्योर्ड ही नहीं कराता है। इतना विश्वास करके बैठे हैं हम इन इमारतों पे, जो क्या मालूम कर गिर जाए, धमाका कहीं और छत के नीचे हम हो, है ना? ऐसा ही जब हम कार की करवा रहे हैं, अगर कार की भी सिर्फ कानून से बचने के लिए करवा रहे हैं, थर्ड पार्टी की, उसकी भी जरूरत नहीं है। अब आपका विषय तो आप बताएं, पांचवी कौन सी है? पांचवी सर, इसमें आपको जो है कि कुछ ना कुछ इस तरह से आपके लिक्विडिटी भी होनी चाहिए कि जब जरूरत पड़े तो आप एकदम से, वो आ गई वर्किंग इमरजेंसी। फिफ्थ टाइप ऑफ इंश्योरेंस।
टर्म भी आपने ले ली, लाइफ भी आपने ले ली, मेडिकल भी ले मेडिकल ली, भी आपने ले ली, एसेट्स भी ले ली, एसेट्स भी आपने ये है ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल, ठीक, जिसको हम एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंटल भी कहते हैं। यस, ये जरूरी है। हालांकि बहुत सारी कंपनीज फ्लोटर देती हैं, आपको फ्लोटर एड ऑन करने होते हैं, आपको एड ऑन देने होते हैं, परंतु फिर भी ध्यान रखें, मैं निकलूंगा घर से, ये मर्जी मेरी है, मैं निकलूंगा घर से, ये मर्जी मेरी है, ये वहम रहता है, मेरा निकलना, मेरा लौट के आना उसके हाथ में। वो कहता है मैं जा तो कार में रहा हूँ, अखबार में वापस आऊंगा कि कार में आऊंगा, क्योंकि ये ऊपर वाले के हाथ में है। डेफिनेटली, डेफिनेटली, ठीक है। तो ये हो गया। अब आपने बात की हैबिट्स की। हैबिट्स इंसान को एक ऐसा करेक्टर या व्यक्तित्व बनाती हैं जो सदियों तक याद रखा जाता है। हम हैबिट्स के बारे में क्या जानते हैं? हमें ये जानते हैं सुबह जल्दी उठना, योगा करना, जिम जाना, एक्सरसाइज करना, ये हैबिट्स। जरा गहरे में सोचिए, क्या यही हैबिट्स है? ये हैबिट्स में तो सर बहुत कुछ आ जाता है। आपका काम करने का तरीका, आपका टाइम की पंक्चुअलिटी, आपकी ईमानदारी, आपका अपने काम के प्रति ईमानदारी के साथ उसको निभाना, आपका अपनी फैमिली की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब आदतों का पार्ट है। अगर हैबिट्स की फॉर्मेशन को समझे तो आप जो एक्शन लेते हैं, वो आपकी हैबिट बनता है, और जब आप हैबिट बना लेते हैं तो वो आपका करेक्टर बनता है, और जब आप करेक्टर बनाते हैं ना तो वो आपकी लाइफ बनती है। कोई भी व्यक्ति, पर्सनैलिटी कैसे होगी? किरदार बन गया, किरदार बन गया, है ना। जब भी किसी को मिलना 2-4 बार मिलना, हर एक इंसान में रहते हैं 2-4 आदमी, तो किरदार कैसा है, ठीक है। तो कोई भी हम एक्शन जब रिपीटेडली करते रहते हैं, रेपिटेशन पे करते रहते हैं, तो वो हमारा बिहेवियर बन जाता है। बिहेवियर और एक्शन के बीच में एक हैबिट फॉर्म करनी पड़ती है। आपने तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी। बहुत छोटे तल पे भी मैं अपनी ब्रश के ऊपर कितना कोलगेट लगा रहा हूँ, ये भी मेरी हैबिट है। बेड से उतरते हुए कौन सा पैर नीचे रख रहा हूँ, ये भी मेरी हैबिट है। पैंट के अंदर कौन सी लेग पहले डाल रहा हूँ, ये भी मेरी हैबिट है। इतने निमन तल तक हैबिट है। हैबिट फॉर्म्स कैसे होती है? अगर मैं अंग्रेजी परिभाषा की बात करूं तो वो ये कहते हैं कि एवरी एक्शन यू रिपीट accordingly or you repeat many times, it forms as an habit, and if you repeat your habits that build your character। ठीक, अब हैबिट फॉर्म कैसे हुई? मैंने कुछ देखा, मेरे दिमाग में कुछ ट्रिगर हुआ, ट्रिगर होने के बाद मैं एक एक्शन लेता हूँ, एक्शन लेने के बाद मुझे एक रिवार्ड मिलता है, तो वो मेरी हैबिट बना देगा। उदाहरण लेता हूँ, सबके पास अगर सेल फोन्स हैं, सेल फोन में मैंने एक लाइट ब्लिंक करती हुई देखी या एक नोटिफिकेशन आई नोटिफिकेशन, अब मेरी साइट ने वो विजुलाइज किया, ठीक। अब मुझे एक्शन करने को ट्रिगर कर दिया गया। ब्रेन में ना तकरीबन हमारे ब्रेन में 1 बिलियन से ज्यादा न्यूरॉन्स है। अब वो न्यूरॉन्स जो है 100 बिलियन से ज्यादा है, 1 नहीं कह रहा, अब 1 ट्रिलियन के, तो कनेक्शन फॉर्म करते हैं, वो ट्रिलियन कनेक्शन बनाते हैं, ट्रिलियन इन ट्रिलियन मतलब कनेक्शन बनाते हैं, फॉर्मेशन नहीं है। बड़े से बड़े डॉक्टर भी ये कहते हैं कि वी आर नॉट एबल टू कैलकुलेट एग्जैक्ट न्यूरोट्रांसमीटर्स। हमारे न्यूरॉन जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस करते हैं। हमारे ब्रेन का मेन टास्क ये है किसी भी काम को आलसीपन के साथ, मतलब आसानी के साथ, बिना एनर्जी लगाए कर देना, ठीक। हमने देखा है, जो हम मतलब एक शॉर्टकट ढूंढते हैं हर चीज का, वो ब्रेन से ही एक्शन आता है। तो ब्रेन क्या करता है? ब्रेन ये समझता है कि जो चीज ये रिपीट कर रहा है ना, वो इसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो एक पैटर्न फॉर्म कर लेता है कि मुझे ज्यादा एनर्जी ना लगानी पड़े। हमारी पूरी बॉडी का, ब्रेन का जो वेट है ना, वो 2% है। इस खोपड़ी का जो वजन है 2% है। आपको पता है कितनी एनर्जी लेता है? 25% जो हम बनाते हैं, 25% एनर्जी लेता है। बहुत सारे आईटी इंजीनियर कुछ नहीं करते, बैठे रहते हैं, क्रॉप करते हैं, एडिट करते हैं, कोडिंग करते हैं, और उनकी बॉडी डिफ्यूज होती है ऐसे, पूछो मत। 25% खा गया। तो इसने न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, और 100 बिलियन से ज्यादा न्यूरॉन्स हैं, और 100 ट्रिलियन से ज्यादा वो पैटर्न फॉर्म करते हैं। तो वो इसलिए फॉर्म करते हैं ताकि इसका मेन काम ये है कि मेरी एनर्जी कम लगे। ब्रेन ऑटोमेटेड है, क्योंकि इसे बॉडी में कम्युनिकेट करना होता है, गट के साथ कम्युनिकेट करना होता है, तो ये चाहता है कि मेरी ऊर्जा कम से कम लगे।
कंफर्टनेस मालूम क्या है? फैमिलियर होना ही कंफर्टनेस है। आप अपने दफ्तर से अपने घर निकलते हैं और घर से दफ्तर आते हैं, आप कभी भी नोटिस करना, आप एक ही रास्ता लेंगे, जब तक कि वो रास्ता ब्लॉक नहीं होता वहां बहुत ज्यादा ट्रैफिक नहीं होती। और कई बार तो ट्रैफिक हो बिना आप तब भी उस रास्ते जाते हैं, क्योंकि आप फैमिलियर हो चुके हैं। आंखें खुली होती हैं, हाथ स्टीयरिंग पे होते हैं और आप रास्ते पे चले होते हैं और मालूम ही नहीं होता कब हम पहुंच गए। तो ये आपकी हैबिट हो गई इस रास्ते को पकड़ना। और जैसे ही आपने हैबिट फॉर्म की, आप फैमिलियर हुए। फैमिलियर क्या है? कंफर्टनेस। यार मेरी कंफर्ट डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, ठीक हो गया। अब जब हम नई हैबिट बनाते हैं कोई भी, तो हमारा ब्रेन क्या चालाकी करता है, वो डिस्कंफर्ट बर्दाश्त नहीं करता। डिस्कंफर्ट बर्दाश्त नहीं करता तो हैबिट फॉर्म ही नहीं होने देता। फोन की उदाहरण दी मैंने। अब पहले पे आपने देख लिया कि नोटिफिकेशन आई है, ग्रीन कलर की लाइट ब्लिंक हुई है, मेरा व्हाट्सएप पे किसी दोस्त का मैसेज ना आया हो, तो आप उस फोन को लपक के उठाते हो, खोलते हो और देखते हो। तो जो आपने देखा वो आपको रिवार्ड मिला, कमेंट कर दिया मेरे स्टेटस में, तो रिवार्ड मिल गया। रिवार्ड मिलते ही डोपामाइन रिलीज हो गया और आपने, क्या बात है। अब वो रिवार्ड हर चीज से आता है। खाने की खुशबू आई, सेंसेस देखना, आंखों ने देखा, खाने छूंगा। बहुत एक गहरी एग्जांपल देता हूँ, किसी धर्म से किसी को ऐसा कुछ नहीं है, पर भी समझिएगा। आप मंदिर गए, मंदिर में आपने बड़ी आकर्षक मूर्तियां देखी, तो पहली सेंस ने काम किया। मूर्तियां देखी, बड़ा अच्छा मंदिर की डेकोरेशन देखी, ठीक है। उसके बाद आपने उस चौखट को छुआ, वो शिला जो है, जो शिवलिंग है, उसको छुआ, तो स्पर्श इंद्रिय ने काम किया। 2 इंद्रिय हो चुके हैं, ठीक। तीसरी इंद्रिय वहां पे खुशबू है, अगरबत्ती की, जोत की खुशबू है, बड़ी अच्छी फूलों की, फूल चढ़े हुए हैं भगवान को। तीसरी इंद्रिय, ठीक। चौथा, घंटियां, मंदिर में चल रहा कीर्तन। चौथी इंद्रिय माथा टेक चुकी है। जब आप बाहर निकलते हैं, हर एक धर्म में कुछ ना कुछ मीठा खाने के लिए दिया जाता है। शुगर की जो क्रेविंग होती है ना, वो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर को एकदम से पुश करती है, बिल्कुल पुश करती है। तो आपने खाया, 5वीं इंद्रिय। तो आप जब इसको गहरे पे समझेंगे, आपकी एक हैबिट फॉर्म हो चुकी है। तो आपको पता ही नहीं मंदिर क्यों जा रहे हो, खुशबू के लिए नहीं पता, भगवान के दर्शन के लिए पता ही नहीं है, उस प्रसाद के लिए पता ही नहीं है। हर मंदिर का, हर धार्मिक स्थल का एक प्रसाद फेमस है, ऐसा क्यों? तो वो क्या हुआ, ट्रिगर, मतलब कुछ दिखा, एक्शन, मैंने कुछ क्रिया की, और लाभ, कर्म, मुझे कुछ फल मिला, और यही लूप बनाती है हैबिट की लूप, और ये हैबिट फॉर्म कर लेते हैं। ये बन गई आपकी हैबिट। और इसको बिना जाने लोग करते क्या है, हमने भी किया है। 30 दिसंबर को, 31 दिसंबर को एक बहुत बड़ा अखबार है, वो ये कहता है कि तकरीबन जो भारतीय युवा है, हम सबसे युवा देश के लोग हैं, तो 80% युवा बनाता है, मैं जिम जाऊंगा, मैं स्मोकिंग छोड़ दूंगा, मैं अपनी फला गर्लफ्रेंड से बात नहीं करूंगा, ठीक। और 15 या 16 जनवरी वो मैजिकल डेट होती है जब सब गायब, डन, सब कुछ गायब होता है। क्यों गायब होता है? क्योंकि आप उसके लिए डेडिकेटेड ही नहीं है। आपने बिना जाने, बिना अपनी आदतों से राबता कायम किए बदलने की कोशिश की। हमारी माँ जब आटा भी गूंथती है ना, उसकी भी तासीर पहले देख लेती है। जब चावल भी परोसती है ना, उसकी भी तासीर। और हम अपने को बदलने चले हैं बिना ये जाने कि कैसे बदला जाएगा। अब सर मेरा इसमें एक सवाल आएगा कि नॉर्मली ये कहा जाता है कि अगर आपको कोई भी एक अपने में परिवर्तन करना है, एक अच्छी या बुरी, आपको कोई भी एक आदत आपकी फॉर्म करनी है या आपने एक हैबिट फॉर्म करनी है, उसके लिए अगर 21 दिन आपने काम कर लिया तो वो आपकी आदत बन जाती है। क्या ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है या ये किताबों में कही हुई बात है? सबसे बड़ा झूठ। मैं हर एक काम को आसान करना चाहता हूँ, फिर भी मैं कोई काम महान करना चाहता हूँ। वाह, ये तो शायरी होगी। ये संभव ही नहीं। ये सब, कोई 21 दिन बोलता है, कोई 33 दिन बोलता है, कोई 66 दिन बोलता है, कोई 260 दिन बोलता है। काम कैसा है, वो क्रिया कैसी है, कब तक मुझे उसका अभ्यास हो जाएगा। इसमें एक फॉर्मूला काम करता है 3E का, एक्सपर्टीज, एडुकेशन और एक्सपीरियंस। एक डॉक्टर जो अपने पेशेंट से मिलता है, वो लेता है 2000 रुपया पर मीटिंग का।
दूसरा डॉक्टर लेता है 10,000 रुपया, हमारे नुक्कड़ का मोहल्ले का डॉक्टर लेता है 100 रुपया। ऐसा क्यों? क्योंकि जो बैठा है एक रेनाउंड हॉस्पिटल में, किसी रेनाउंड कॉलेज से पढ़ के, और उसके पास बिल्कुल अप टू मार्क टेक्नोलॉजी है, वो एक्सपर्ट नहीं बना, एक्सपीरियंस नहीं बना, पर वो एडुकेटेड बन गया। अब उसने उसी फील्ड में, उसी माहौल में 2 साल बिता लिए, तो वो एक्सपीरियंस्ड भी हो गया। एजुकेशन हो गई, एक्सपीरियंस हो गया। एक्सपीरियंस करते 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 वो एक्सपर्ट हो गया, तो पहुंच गया ना 5,000 पे। आपने क्या बोला कि हैबिट की जो फॉर्मेशन है उसकी बात करते हैं। अब इसमें ऐसा है ही नहीं कि 60 दिन में वो एक्सपर्ट हुआ, 120 दिन में एक्सपर्ट हुआ, या 300 दिन में एक्सपर्ट हुआ। पहला तल है एजुकेशन, दूसरा है एक्सपीरियंस, तीसरा है करते करते, करत करत अभ्यास की जड़ में थी हुए सुजान, रस्सी आवत जावत पे पत्थर पर परे निशान। ठीक हो गया, एक्सपर्ट हो गया। हैबिट कौन सी फॉर्म करना चाह रहे हैं, किस लाइफ के मॉड्यूल में काम करना चाह रहे हैं। जैसे फाइनेंस की जो सेविंग की हैबिट है ना, बचपन से जिन बंदों ने पिगी बैंक यूज किया है ना, अभी भी बचाएंगे पैसे, वहां काम करना है ना। जब 25 साल का युवा सिप कर रहा है, तो वो 30 साल का प्रौढ़ भी सिप करेगा। सिप माने सिप नहीं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स, राइट? ठीक है, तो हैबिट फॉर्मेशन, ये बहुत बड़ा छूट है। साइकोलॉजिकली अभी एक शोध हुई है द साइकोलॉजी टुडे में, द लॉ ऑफ साइकोलॉजी में शोध हुई है, तो उन्होंने बताया है कि 260 दिन भी कम पड़ जाते हैं एक फॉर्मेशन के लिए। 260 दिन भी किसी हैबिट की फॉर्मेशन के लिए कम पड़ जाते हैं। ऐसा नहीं कितना समय लगता है। हाँ, एक नंबर है, वो 66 डेज का नंबर है, क्योंकि अगर 100 लोगों पर रिसर्च हुई तो 66 डेज वाला कॉन्सेप्ट 80 पे लागू हो गया। ओके, तो कम से कम 66, कम से कम 66। अच्छा सर, एक चीज़ और होती है कि हमारी जो भी हमारा जो कैरेक्टर बनता है या जो हमारी आदतें कैरेक्टर बनाती हैं, उसमें कहीं न कहीं हमारे जो शौक या जो हमारा आकर्षण है, वो उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कि अगर तो मेरे को वो कहते हैं ना, आदमी 3 ही तरह से काम करता है, या तो डंडे से, या फिर इनाम से, या फिर शौक के साथ। तीनों में से कोई एक मतलब वो आपकी जैसे आपने कहा कि एक रिवॉर्ड फॉर्म तो होना चाहिए ना मेरे को, मैं ये क्यों करूँ? या फिर दूसरा होता है कि उसको एक चीज़ आकर्षित करती है। जैसे आपने अगर एक आपके पास एक रील आई या आपके पास एक वीडियो आया, अगर आपने वो देखा और वो आपको पहला क्लिप अच्छा लगा, तो आप उसको पूरा देखेंगे। डेफिनेटली। और अगर आप उसको देखेंगे तो आपको आज की डेट में क्या एआई इतना वो स्ट्रांग है कि आपको उसकी जैसी चीज़ें दिखाना शुरू कर देता है और आप उसी की तरह चीज़ें देखनी शुरू कर देते हो, और आपका सारा आपको लगता है कि यही दुनिया है। तो सर, आप क्या मानते हैं कि जो हमारा देखने का जो तरीका है या जो उसके साथ हमारे को जो पसंद आने हैं, ये हमारी आदतें फॉर्म करने में कितना रोल प्ले करता आदतें फॉर्मेशन का जो तरीका है ना, वो है आदतें कैसे फॉर्म होगी। आदत क्या है? आदत है किसी भी कार्य को माइंडलेसनेस से माइंडफुलनेस पे लेके आना। मैं कोई काम माइंडलेसली कर रहा हूँ। प्रमोद स्टूडियो से घर जा रहा है, बाइक चला रहा है, उसका ध्यान कहीं और है, बस बाइक चलती जा रही है। प्रमोद कहीं खोया हुआ है, कुछ सोच रहा है, घर आ गया हो, घर भी आ गया। हालांकि वो सफर 20 मिनट का था, 20 मिनट के लिए प्रमोद जो था वो माइंडलेस था। अभी वो 20 मिनट जो बाइक चला रहा है, वो चला रहा है माइंडफुलनेस के साथ, जैसे उसने तब चलाई थी जब नई नई बाइक सीखी थी। ठीक हो गया? तो पूरा अवेयर है रास्ते में कितने पेड़ आ रहे हैं, उसे रंग तक पूछ लो कौन सी गाड़ी का नंबर क्या था, अब बड़ा अवेयर है। वहां जरूरत नहीं है माइंडफुलनेस की, वहां माइंडलेसनेस चल सकती है, और चलती आ रही है यार, चलती आ रही है। माइंडफुलनेस वहां जरूरी है जो काम आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जिस काम को करने के लिए, फॉर्म करने के लिए आप अपनी ऊर्जा को केंद्रित करना चाहते हैं। हैबिट फॉर्म कैसे होगी? हैबिट फॉर्म करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, और मैं दावा करता हूँ किसी किताब में नहीं मिलने वाला। अलग अलग किताबों से ये चीज निकली। ट्रिपल बी का एक फॉर्मूला है, 1B 2B 3B। पहला बी है बेस, बेस स्लैश फाउंडेशन।
मैं सुबह जल्दी उठना क्यों चाहता हूँ? क्योंकि मम्मी ने पोएम सुनाई थी, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, अ मैन वेल्थी एंड हेल्थी। मुझे सुबह इसलिए जल्दी उठना है क्योंकि सुबह की वो ओस की बूंदें जो घास पे पड़ी हैं, मैं मिस नहीं करना चाहता। सुबह की जो सूर्य की लाली है, जो अरुणोदय है, मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता। और सुबह मेरा मस्तिष्क सबसे ज्यादा शांत होता है, मैं उस मोमेंट को जीना चाहता हूँ। तो मुझे पहले वो बेस ढूंढना होगा। बेस का आगे फॉर्मूला पी टू पी जाता है, पेन टू प्लेजर, कि अब मुझे सुबह जल्दी ना उठने की क्या कीमत चुकानी पड़ रही है। मेरी करंट स्टेट टू फ्यूचर स्टेट, अभी मैं पेन में हूं, आपको क्या बेचा जा रहा है? आप अखबार, अपनी रील की बात की, रील में जो आप एल्गोरिथम की बात कर रहे हैं वो छोड़िए, चैट जीपीटी के पास सिर्फ हमारा 500 जीबी डाटा है और छक्के छुड़ा दिए उसने, बंद करनी पड़ गई। सोचो अगर वहां पे 1 टेराबाइट डाटा लोड कर दे तो एल्गोरिथम क्या फाउंड करेगा? उसे बस बोलना होगा कि ये है हमारे कश्मीरी भाई साहब, ये कैसे बात करेंगे, सब बता देगा कि इस विषय पे वो ऐसा रिएक्ट करेगा, वो ये बोलेगा। करुण जी की हूबहू कॉपी बना देगा, ठीक वैसे ही एल्गोरिथम कर रहा है, आपके माइंड को कैप्चर कर रहा है। सबसे महंगी चीज जो दुनिया में है वो आपका समय नहीं है, वो आपका फोकस है। जिया तो 80 साल, 80 साल में जीवन में अगर मैंने ध्यान ही 8 घंटे दिए तो लानत है मेरे पे। बस 80 सालों में 8 घंटे दिया ना, 80 साल तो लाइफ हो गई मेरी। आपका फोकस अट्रैक्ट किया जा रहा है, बड़ी सी होर्डिंग लगती है, एप्पल का फोन लगा होता है, एप्पल 16 लॉन्च्ड। वहां फिर बेचा क्या जाता है? इमोशंस, कि अगर ये फोन आपके पास होगा ना तो बस आप तो बस ब्रांड होंगे। अगर ये गाड़ी आपके पास है, पहले बुल कार्ट चलते थे, बैल गाड़ियां चलती थी, तो वो भी तो चली रही थी ना यार, वर्क नहीं कर रही थी क्या? इमोशंस बेचे जा रहे हैं, सेफ्टी का इमोशन बेच दिया गया, लव का इमोशन, डीओ लगाओ लड़कियां पाओ, क्या चल रहा है? ठीक, तो अब हैबिट पे लौटते हैं वरना विषय कहीं और निकल जाएगा। तो हैबिट के लिए ट्रिपल बी जो बोला, पहले बेस, बेस माने फाउंडेशन। मुझे ये हैबिट अपने जीवन में क्यों लानी है? क्योंकि मुझे पेन टू प्लेजर जाना है, डॉक्टर ने बोला है कि मेरा पेट, तो वो आपको कम से कम 10-12 चीजें लिखनी होंगी उस चीज के बारे में यार, कि क्यों लानी है मुझे, क्या क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान अभी हो रहे हैं मुझे, सिगरेट छोड़ने के मुझे क्या फायदे होंगे, सिगरेट पीने से मुझे क्या नुकसान हो रहा है। क्लियर? तो ये हो गया आपके लिए बेस। अब बेस के बाद दूसरा आता है, अब मैंने बेस बनाया, बेस के बाद बिहेवियर। अब उस हैबिट को अडॉप्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा? मैं अपना फोन पे अलार्म सेट करूंगा और उस फोन को थोड़ा दूर प्लेस कर दूंगा ताकि मुझे उठ के जाना पड़े। एग्जाम्पल के लिए मैं मार्केट में जाऊंगा, एक अलार्म क्लॉक खरीदूंगा। मैंने कुछ तो किया ना यार बिहेवियर में, कि चल आधा घंटा उठूंगा फिर सो जाऊंगा। कुछ तो करो, धीरे धीरे करो, माइक्रो लेवल पे तो करूँ ना, थोड़ी थोड़ी। आपकी तोंद एकदम से बाहर नहीं आती, एक बर्गर से बाहर नहीं आती, एक सिगरेट से क्या होता है, कश तो मार यार, और वही कश जिंदगी भर के सिगरेट बन जाता है। यार एक पैक तो मार यार, क्या दिक्कत है, वही एक पैक कितनी बोतलें बन जाता है। ठीक है, तो पहला हो गया आपके लिए बेस, दूसरा हो गया बेस को समझ के बिहेवियर, और तीसरा जो बहुत अहम है ना, वो बेस, बिहेवियर, बेनिफिट्स। और जब आपको किसी काम के बेनिफिट मिलते हैं ना, आप अमूमन उस काम को करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। तो ये ट्रिपल बी का फॉर्मूला है। जब इसे समझ जाएंगे ना आप, 10-10, 20-20 पॉइंट लिखे, आते छोड़नी हो या आते अपनानी हो, आपके घर से निकलना हो या घर में आना हो, द्वार एक ही है दोस्त। मेरे दिल में जगह बना तब भी तेरा रुतबा वही होगा, मेरे दिल से जा तब भी तेरा रुतबा वही होगा। ये आपने देखा। अच्छा सर, इसमें एक चीज और आती है जो बहुत जगह, एक आप कह सकते हो कि आदमी की हर एक चीज साइकोलॉजी का एक लेवल होता है। वो कहता है मैं ये चीज करना तो चाहता हूँ क्योंकि मेरे को इसमें खुशी मिलती है, मैं इसके लिए पेन भी लेना चाहता हूँ, मैं इसके लिए प्लेजर भी मेरे को मिलेगा, लेकिन मेरा जो समाज है ना, मेरे को वो करने नहीं देता। वो कहता है कि अगर मैं ये करूंगा तो मैं कहीं ना कहीं सेल्फिश हो जाऊंगा। और मैं ये मानता हूं कि सेल्फिश होना भी कई बार जरूरी हो जाता है अपने आप को जिंदा रखने के लिए। आप इस पे क्या कहना चाहिए? इसमें दो कॉन्सेप्ट आपने बड़ी बारीकी से मिक्स कर दिए।
एक तो मैं ये करना चाहता हूँ और मैं कर नहीं पा रहा हूँ। मैं करना चाहता हूँ, मैं ही नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं, मैं करना चाह रहा हूँ लेकिन मेरे को समाज नहीं वो करने देना। पहला ये हो गया, मैं करना चाह रहा हूँ, मैं कर नहीं पा रहा हूँ, ये होगी प्रोक्रास्टिनेशन। मैं टालता जा रहा हूँ, टाल-मटोल कर रहा हूँ। मैं करना चाहता हूँ, पर सोसाइटी के प्रेशर की वजह से, सोसाइटी की वजह से, ये होगी ब्लेम स्टेट। ब्लेम स्टेट सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे? ब्लेम स्टेट, ठीक है? तो जो मैं करना चाह रहा हूँ, अगर वो वाकई ही में मुझे प्लेजर देगा, मुझे सुकून देगा, मुझे संतुष्टि देगा, तो डेफिनेटली मैं वो करके ही रहूंगा। बस मुझे उस काम को करने का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट ढूंढना होगा। उदाहरण देता हूँ, जो लड़कियां घर से भागती हैं, क्या सोचती हैं पिता के बारे में? नहीं सोचती। भगत सिंह जी 23 साल की उम्र में फांसी पे लटक जाते हैं। सोचा उन्होंने? उन्होंने बिगर मोटिव फाइंड कर लिया। बिगर मोटिव, यार ये छोटे में बात नहीं मिल रही, मुझे बड़ा चाहिए। शंकराचार्य जी उठते हैं, चलते हैं, 4 मतों की स्थापना, सोचा नहीं। क्योंकि आप जब तक वो सोसाइटी के प्रेशर में, आप एक प्रेशर में, एक दबाव में तभी है, आपके पैरों में जंजीरें, आपकी मन की जंजीरें तब तक हैं, मेंटल ब्लॉक तब तक है, जब तक आपके पास कोई स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन ही नहीं है। स्ट्रॉन्गेस्ट, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। जिस दिन इस मन को संकेत दे देंगे ना, उदाहरण के लिए मैं लव मैरिज करता हूँ, मैं परवाह नहीं करता कि मेरी पत्नी किस बैकग्राउंड से आती है, कितनी पढ़ी लिखी है, तुलसी संगत साथ की कबू ना खाली जाए। मैं घर से निकल गया भगवान की भक्ति के लिए, मैंने सोचा ही नहीं मैं कहाँ सोऊंगा। समझ रहे हैं? तो जब आप उस ब्लेम स्टेट को फाइंड आउट कर लेंगे कि रीजन क्या है, सोसाइटी रीजन नहीं है दोस्त, फियर रीजन। सोसाइटी तो एक जामा है, जैसे इस शरीर के अंदर एक ऊर्जा है, एक ऊर्जा है, बस एक ऊर्जा है, बॉडी को चला रही है। जब ऊर्जा निकल जाती है तो ये शरीर वैसे का वैसा धरा रहता है। वो ऊर्जा जो है हमें वो फाइंड आउट करनी है कि क्या सोसाइटी इतनी जरूरी है उस काम के आगे, या वो इतना काम जरूरी है। तब आप पहले तो प्रोकास्टिनेट नहीं करेंगे, दूसरा आप फियर और फोबिया से बाहर आ जाएंगे। जो आतंकवादी सुसाइडर बॉम्बर्स बन के आते हैं, उनको सोचो यार कहाँ चोट की जाती होगी। अंधभक्ति और अंधविश्वास तीनों अलग अलग पड़ाव हैं। नहीं, इसके सर मेरा इसका पूछने का तरीका इस तरह से था, जैसे सपोज करो एक इंसान है, वो आज एक ऑफिस में जॉब कर रहा है, लेकिन उसका मन उस जॉब में नहीं रचता, उसका मन रचता है थिएटर में। लेकिन थिएटर में पैसा नहीं आता है। अगर वो जॉब छोड़ेगा तो घर कैसे पालेगा, और थिएटर करेगा तो उसको जब तक नहीं कराएगा उसको संतुष्टि नहीं मिल रही। तो वो दोनों के द्वंद में फंसा हुआ है, क्योंकि घर वाले तो कह रहे हैं घर चलाने के लिए पैसा चाहिए, नौकरी कर ले, और वो चाह रहा है कि मेरी आत्मिक संतुष्टि जो है वो तो थिएटर करके है। अब वो इंसान करेगा क्या? तो सोसाइटी का प्रेशर है ना उसके ऊपर कि उसको परिवार तो पालना है। एक सधे सब साधे सब जाए। एक सधे सब सधे। अगर तो मेरे अंदर उतनी भूख है, अगर तो मेरे अंदर उतना पोटेंशियल है, तो मैं थिएटर से निकल के नवाजुद्दीन सिद्दीकी बनूंगा। अगर मेरी भक्ति, मतलब जो उस कार्य के प्रति मेरी श्रद्धा है, उसमें कमी है, तो मैं ना थिएटर का रहूंगा, ना परिवार का रहूंगा। अब धीरे धीरे जंजीरें तोड़नी होती हैं। हम एकदम से घर से निकल के भाग जाएंगे, क्योंकि आपके ऊपर ना, सोसाइटी की बात कर रहे हैं, सोसाइटी आपको कैसे देखती है? सोसाइटी करुण कश्मीरी को देखती है ए मैन विद द जॉब, ए मैन विद द वर्क, a man with the education, a man with the family, a man with the house, a man with the luxury, a man with the traveling experience or a scene to तो चेकलिस्ट बनाई हुई सोसाइटी ने। हम उस सोसाइटी की चेकलिस्ट को टिक करवाते करवाते अपनी चेकलिस्ट को बिहाइंड कर देते। जब शौक कमा के देता है ना, तो उसमें शांति होती है, और जब कमा के शौक पूरे किए जाते हैं उनमें शांति होती है। तो ये बहुत गहरा अंतर है। जैसे आप उस यात्रा पे निकलेंगे, अपने माइंड को, थॉट को थोड़ा सा प्यूरिफाई कर देंगे, तो साफ अंतर दिखेगा कि यहाँ इस टाइम को ऐसे मैनेज किया जा सकता है, इसको ऐसे। उदाहरणें, इतनी उदाहरणें हैं, इतनी। जेल से एक व्यक्ति निकलता है, किसी देश का राष्ट्रपति बन जाता है,
जेल में रहता है, वहां से निकलता है और पूरी की खुद को नहीं, खुद के परिवार को नहीं, पूरे के पूरे देश क्यों नहीं, अपने समुदाय को उस देश में नाम दिलवाता है, फिर पूरे के पूरे देश को पूरे विश्व में नाम दिलवाता है। तो ये की है, वो की फाइंड आउट, आपकी चाबी आपको तलाशनी है। मैं आपको वर्णमाला सिखा सकता हूँ, शब्द बोध दे सकता हूँ, पर उस शब्दों का एहसास आपके तजुर्बे से आएगा, मेरे कहने से नहीं आएगा। तो जो सोसाइटी में आप फेस कर रहे हैं, जो आप समझ रहे हैं, आपको उस विजडम को थोड़ा और गहरा करना होगा, ताकि आप सोसाइटी की परवाह ही ना करें और अपने लिए एक हायरार्की बनानी होगी जो बैलेंस करती है लाइफ, बैलेंसिंग द लाइफ। और वही जरूरत पड़ती है सॉर्टिंग सोल की, कि आपकी जिंदगी को सुलझाना है, इस पड़ाव में सुलझाना है। जैसे उदाहरण के लिए एक फाइनेंशियल एडवाइजर फाइनेंसिस में सुधारता है और सुलझाता है। क्या वो फाइनेंशियल एडवाइजर पैसे कमाने के तरीके बता रहा है? नहीं बता रहा, वो बिजनेस गुरु बताएगा। वो जो पैसा कमा लिया है ना, हमारी जो 8th की टीचर थी वो 10th में काम नहीं आती। तो हो सकता है आप 8th की बात को इतना पकड़ के चल रहे हैं, इतना आप उस फोबिया से डर गए हैं कि कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। जब कहीं ये कहीं वो से ऊपर उठते हैं ना, तो कहीं पहुंचते हैं, वरना कहीं नहीं पहुंचते। तो कहीं से ऊपर उठना है। वो मामा जी ये ना बोले यार, बेटी की फीस ना रह जाए यार, पत्नी को ये करवाना है यार, यही तो पड़ाव है ना। और यही हम हैबिट फॉर्म नहीं करने थी, कल करूंगा यार, आज छोड़ो। वहां पे दूसरी जो टर्म है प्रोकास्टिनेशन की, वो भी उतना ही कार्य करती है। इंसान की समझ ही है जो उसको या तो ऊपर उठाती है या नीचे गिराती सर, अब इसमें चलते चलते मैं इस विषय को अगर समावेश पे लेने के आना चाहूँ, तो एक होता है कि हम किसी काम को या किसी मंजिल तक पहुंचने के लिए हमारा उसके लिए चित्त है, और दूसरा है हमारा उसे करने या उसे पहुंचने के लिए चिंता है। तो चिंता और चित्त में ये कहाँ पे कंबाइन होते हैं और कहाँ पे ये जाके अलग हो जाते है। चित्त बुद्धि मन की बात, स्पिरिचुअलिटी की बात है कि चित्त क्या है, मन क्या है और बुद्धि क्या है। चिंतन जब आप किसी विषय का करते हैं तो उसकी चिंता आपसे दूर हो जाती है, जब चिंतन करते हैं। और जब चित्त और चिंता का अंतर खोजने पाते हैं तो ऐसा समझे चिंता अंधेरा है और चित्त सूर्य। जैसे ही सूर्य आएगा ना, एकदम से अंधेरा गायब। अंधेरे का होना होना है ही नहीं है, अंधेरा बस इतना है कि वहां पे सूर्य मौजूद नहीं है। जब आप सूर्य पहुंच गया तो वो अंधेरा। मैं यहाँ मोमबत्ती जलाता हूँ, तो ऐसा नहीं कि धीरे धीरे इस कमरे को प्रकाश दूंगा। मैंने यहाँ मोमबत्ती, प्रकाश, चूंकि प्रकाश नहीं था इसलिए, क्योंकि मैं चिंता में ही डूबा हुआ था, मैं चिंता के अंधकार में था, इसीलिए मैं चिंतन ही नहीं कर पाया कि इससे बाहर कैसे निकले। बहुत बढ़िया। सो दोस्तों, ये थे डॉक्टर दीपक, जिन्होंने आज हमें जिंदगी का वो एक फलसफा समझाया कि हम अपनी जिंदगी को अगर बेहतर करना चाहें तो उसे करने के बहुत सारे तरीके हैं। ये सिर्फ हमारी अपनी बेड़ियां हैं जिनको हम तोड़ नहीं पाते हैं, और जिस दिन हम अपनी बेड़ियों को खुद तोड़ना सीख जाएंगे, उस दिन हम अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीना और संवारना सीख जाएंगे। इसी तरह के और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के ऊपर बातें और इनके ऊपर बहुत सारी डिस्कशंस सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल। मिलेंगे अगली बार, फिर एक नया विषय लेके आएंगे। तब तक हम लेंगे दीपक जी से इजाजत, मिलेंगे अगले एपिसोड में। थैंक यू सर। थैंक यू। पहला और दूसरा जो विषय है वो मेरे प्रोफेशन के साथ कहीं ना कहीं मैच करता है। जब आप उन्हें समझाएंगे कि एक ही लोटा काफी है आपको डुबोने के लिए। कहीं ना कहीं हमारी जो इंसान की जो आदतें हैं, पहले इंसान आदतें बनाता है और फिर आदतें इंसान को।
वो कहता था मैं जा तो कार में रहा हूँ, अखबार में वापस आऊंगा कि कार में आऊंगा, ये ऊपर वाले के हाथ में है। डेफिनेटली। या आजकल कोई भारत में कोई अपनी प्रॉपर्टी इंश्योर्ड ही नहीं कराता है। इतना विश्वास करके बैठे हैं हम इन इमारतों पे, जो क्या मालूम कर गिर जाए, धमाका कहीं और छत के नीचे हम हो।